नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट जो है वो कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री होगी एक ऐसे पुरअसरार कब्रिस्तान के ऊपर जो कि ननकाना साहब में मौजूद है। इर्द का मैदानी इलाका हो और दरमियान में एक मट्टी की पहाड़ी हो और उस मट्टी की पहाड़ी के ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद कब्रें हों, तो एक शख्स जो होता है जो देखता है उसे तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर ये कब्रिस्तान कोई बहुत ख़ास कब्रिस्तान होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दफन होंगे जिनके लिए स्पेशल इस पहाड़ी को बनाया गया। बल्कि सिखिज़्म जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे जब गुरु नानक साहब की बात होती है तो राय बुलार भट्टी साहब की लाजमी तौर पे गुफ्तगू जो है वो की जाती है। राय बुलार भट्टी साहब हैं कौन? और कुछ 100 साल पीछे जाना पड़ेगा जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि आखिर ये जो मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ राय बुलार भट्टी और गुरु नानक के दरमियान, वो रिश्ता पैदा किस तरह से हुआ। 18,500 एकड़ ज़मीन जो है वो गुरु नानक साहब को वक्फ कर दी गई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये ज़मीन क्यों दी गई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो साहब जब सो रहे थे तो एक फनियर साहब, यानी जिसका फन होता है, जिसे किंग कोबरा भी कहा जाता है, तो फनियर साहब जो है उनके सरहाने पे बैठा हुआ था और उसने अपने फनों को फैलाने के बाद छाँव जो है वो नानक साहब के चेहरे पे की थी। एक मजहब का डिफरेंस होने के बावजूद भी इंसानियत को देखते हुए एक ऐसा कनेक्शन इनके दरमियान बना कि इंसानियत के लिए इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो जब गरीब लोगों की मदद करके वो लौटे तो उनसे पूछा गया कि पैसे कहाँ खर्च किए, तो उन्होंने कहा कि मैं रब ना सुच्चा सौदा कर आया। कि बड़ा हिस्सा अपनी जगह का, अपनी प्रॉपर्टी का, यानी तकरीबन 700 मुरब्बा के करीब उन्होंने वक्फ की नानक साहब को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट जो है वो कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री होगी एक ऐसे पुरअसरार कब्रिस्तान के ऊपर जो कि ननकाना साहब में मौजूद है। अब 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कब्रिस्तान जो है वो दुनिया भर के अंदर मशहूर है। अब वो वजूहात हैं क्या, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो भी शख्स इस कब्रिस्तान को देखता है वो सोचता ये है कि आखिर एक पहाड़ी के ऊपर कब्रिस्तान को क्यों बनाया गया और वहाँ पे दफन करने के लिए कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिनके लिए एक मसनूई पहाड़ी जो है वो तैयार की गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इर्द गिर्द का मैदानी इलाका हो और दरमियान में एक मट्टी की पहाड़ी हो और उस मट्टी की पहाड़ी के ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद कब्रें हों, तो एक शख्स जो होता है जो देखता है उसे तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर ये कब्रिस्तान कोई बहुत ख़ास कब्रिस्तान होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दफन होंगे जिनके लिए स्पेशल इस पहाड़ी को बनाया गया। तो जनाब, मैं आपको बताता चलूँ कि उस पहाड़ी के अंदर उन चंद कब्रों के दरमियान एक मज़ार भी वाक़या है। वो मज़ार है किसका? वो है ननकाना साहब की नहीं, बल्कि सिखिज़्म जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे जब गुरु नानक साहब की बात होती है तो राय बुलार भट्टी साहब की लाजमी तौर पे गुफ्तगू जो है वो की जाती है। राय बुलार भट्टी साहब हैं कौन, उनके हवाले से पहले हम आपको बताएंगे और फिर इस कब्रिस्तान की तरफ जो है चलेंगे। तो राय बुलार भट्टी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने, कहा जाता है कि गुरु नानक साहब, जिनको सिख बरादरी है वो बड़ी इनको बरगज़ीदा हस्ती समझती हैं, उनमें जो हरकत व सकनात थी जिनकी वजह से उनको बरगज़ीदा समझा गया, वो सबसे पहले जो डिटेक्ट की थी, जो जानी थी, जिनको जांचा गया था, वो राय बुलार भट्टी की जानिब से जांचा गया था। अब वो किस तरह से, उसके लिए हमें तारीख़ में थोड़ा झांकना पड़ेगा और कुछ 100 साल पीछे जाना पड़ेगा
जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि आखिर ये जो मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ राय बुलार भट्टी और गुरु नानक के दरमियान, वो रिश्ता पैदा किस तरह से हुआ और क्या वजह बनी जिसकी वजह से राय बुलार भट्टी, जो कि एक बहुत बड़े जमींदार खानदान से थे, उनकी जानब से तकरीबन 18,500 एकड़ ज़मीन जो है वो गुरु नानक साहब को वक्फ कर दी गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इंसानियत के लिए वो काम करें। किस कदर वो उनसे मुतासर होंगे कि आज के दौर में अगर देखा जाए कोई शख्स किसी को चंद पैसे या एक मरला भी जगह दे के राज़ी नहीं होता, और उन्होंने इतनी बड़ी जगह जो कि तकरीबन 18,500 एकड़ और 750 मुरब्बा ज़मीन का तकरीबन ये बनता है, यानी उनकी जो कुल जितनी भी ज़मीन उनके पास मौजूद थी उसका निस्फ, उसका आधा हिस्सा जो है वो उन्होंने गुरु नानक साहब को वक्फ कर दिया ताकि इंसानियत की मदद के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकें। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये ज़मीन क्यों दी गई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलते हैं जनाब, राय बोए जो कि राय बुलार भट्टी के वालिद थे, वो वहाँ पे जब मौजूद थे, उनके पास तकरीबन 1500 मुरब्बा के करीब जो है वो ज़मीन मौजूद थी। और इनका नानक साहब से क्या रिश्ता था, गुरु नानक साहब से, तो वो ये कि कालू साहब जो कि गुरु नानक साहब के वालिद थे, वो राय बोए के पास मुंशी थे और उनकी ज़मीनों का, दीगर चीज़ों का, कारोबार का हिसाब किताब रखते थे। सूरत हाल ये पेश आई कि राय बोए जो कि राय बुलार भट्टी के वालिद मोहतरम थे, वो तकरीबन उस वक्त इस दुनिया से कूच कर गए जब राय बुलार भट्टी साहब की उम्र 8 साल के करीब थी। अब क्योंकि कारोबार का सारा हिसाब किताब जो है वो राय बुलार भट्टी की बजाय कालू साहब के पास था, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम थी, तो उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ उस तमाम कारोबार को बड़े एहसन अंदाज में चलाया और इनके कारोबार को ज़ाया नहीं किया बल्कि दिन ब दिन बेहतर किया। तो जब राय बुलार भट्टी साहब ने अपनी होश संभाली और कारोबार की बागडोर संभाली, तो जिस तरह से उनके वालिद मोहतरम छोड़ के गए थे तमाम कारोबार को, उसी तरह उन्होंने उनके सबूत कर दिया उसको। राय बुलार भट्टी साहब और कालू साहब जो कि गुरु नानक साहब के वालिद थे, इनके दरमियान भी बड़ा प्यार का रिश्ता था। तो उस वक्त औलाद नहीं थी कालू साहब के, हाँ उस वक्त औलाद नहीं थी, और राय बुलार भट्टी साहब एक बुजुर्ग जिनको बहुत मानते थे, इनका कहना था कि उनके यहाँ दुआ करवाते हैं, आपके यहाँ औलाद पैदा होगी। तो दुआ करवाई गई और दुआ के बाद जो है कहा जाता है कि गुरु नानक साहब की पैदाइश कालू साहब के घर में हुई। और जब ये चंद बरस के थे गुरु नानक साहब, तो कहा जाता है कि इनको काम सौंपा गया। काम क्या था, गायें भैंसें होती हैं ना, उनको गाँव में चराने के लिए मुख्तलिफ खेतों में भेजा जाता है। तो जब नानक साहब राय बुलार साहब की भैंसों का काफिला लेके या उनकी भैंसों का जुर्मट लेके चुराने के लिए उन्हें जा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के शिकायत लेके राय बुलार भट्टी साहब के पास आ गई। अब वो शिकायत लेके क्यों आए थे, उसके पीछे भी एक वजह थी। वो कहते थे कि इर्द गिर्द के जितने भी खेत लोगों के मौजूद थे, उन सब से जितनी भी भैंसें वहाँ पे नानक साहब लेके गए, उनकी जानब से चारा चर लिया गया है और उनके खेतों को जो है वो तबाह बर्बाद किया गया है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद राय बुलार भट्टी साहब जरा थोड़े से अग्रेसिव हो गए और उन्होंने कालू साहब है उनको भी अपने साथ लिया, मुलाजमीन को भी अपने साथ लिया और मौका पर जाए वकुआ पर पहुँचने की कोशिश की। और चंद देर बाद, कुछ देर के बाद वहाँ पे पहुँच भी गए। तो पहुँचने के बाद वो देखते क्या है, देख के हैरान हो गए बल्कि कि जिन लोगों ने शिकायत की थी कि उनके खेतों को तबाह बर्बाद किया गया है, तो जब वो देखे तो वो पहले से भी ज्यादा सरसब्ज और शादाब थे। तो देख के परेशान हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है। ये बच्चा तो जो नौजवान लड़का है या बच्चा है, जो ये तो भैंसों को चुराने के लिए लेके गया कि वहाँ पे अपना चारा खा सकें, और लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने आंखों से देखा कि उनके खेत तबाह हुए, लेकिन वहाँ पे जाके सूरत हाल कुछ और ही थी। खेत पहले से ही सरसब्ज और शादाब थे। अब ढूंढा गया कि नानक साहब कहाँ हैं, गुरु नानक साहब, उनको देखा जाए, उनसे मुलाकात की जाए। तो देखते क्या है कि एक दरख्त के नीचे नानक साहब सो रहे हैं। तो उन्हें सोते हुए देख के बहुत सारे लोग परेशान हो गए। परेशान क्यों हुए? परेशान इसलिए हुए जनाब कि नानक साहब जब सो रहे थे तो एक फनियर सांप, यानी जिसका फन होता है, जिसे किंग कोबरा भी कहा जाता है, तो फनियर सांप जो है उनके सरहाने पे बैठा हुआ था और उसने अपने फनों को फैलाने के बाद छांव जो है वो नानक साहब के चेहरे पे की थी, जिसे देखने के बाद राय बुलार भट्टी साहब समझ गए कि खेत भी खराब नहीं हुए, पहले से सरसब्ज हो गए खराब होने के बाद, और ऊपर से सांप जो है वो नानक साहब के ऊपर छांव की हुई है। तो उनको लगा कि यार ये कोई बरगजीदा शख्सियत है, इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। अब उसके बाद नानक साहब की शख्सियत को लेकर राय बुलार भट्टी साहब के ऊपर बड़ा असर पड़ा और वो कोई भी काम उनको उसके बाद नहीं कहते थे।
یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے، اور جوان ہونے کے بعد کالو صاحب جو کہ نانک صاحب کے والد محترم تھے، ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اب کوئی کام کرے، لیکن رائے بلال بھٹی صاحب کی طرف سے کوئی کام ان کو اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی بے ادبی ان کی نہ ہو جائے ان سے ان کو کام کرنے کے بعد، تو اتنی محبت جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ رائے بلال بھٹی صاحب جو ہیں یہ مسلم فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور جو راجپوت کلین ہے اس کو ہولڈ کرتے تھے اس علاقے کے اندر، لیکن جو نانک صاحب کی فیملی ہے یہ شاستری کاسٹ ہے اس سے بلانگ کرتے تھے۔ ایک مذہب کا ڈفرنس ہونے کے باوجود بھی انسانیت کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا کنیکشن ان کے درمیان بنا کہ انسانیت کے لیے ان دونوں نے مل کے کام کیا۔ وہ کس طرح سے کہ رائے بلال بھٹی صاحب نے اپنی زمین وقف کی نانک صاحب کو۔ اب نانک صاحب کو زمین وقف کیوں کی؟ ایک ایسا واقعہ ہوا جس پہ مزید چھاپ چھوڑ دی نانک صاحب نے رائے بلال بھٹی صاحب کے دل پہ۔ اب ان کو کہا جاتا ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے انٹرنیٹ کے اوپر پڑی جو کہ رائے بلال بھٹی صاحب کے ہی خاندان کے ایک شخص ہیں جن کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا، اس کے اندر بتایا گیا ان کی جانب سے کہ 20 روپے یا چند روپے جو ہے وہ نانک صاحب کو دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ آپ کوئی اب کاروبار کرو۔ تو چند روز ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹے، اور واپس لوٹے تو پیسے سارے جو ہے وہ خرچ کر آئے تھے، تو کاروبار نہیں کیا گیا ان کی طرف، غریب لوگوں کی مدد کی گئی۔ تو جب غریب لوگوں کی مدد کر کے وہ لوٹے تو ان سے پوچھا گیا کہ پیسے کہاں خرچ کیے، تو انہوں نے کہا کہ میں رب نہ سچا سودا کر رہا ہوں۔ تو یہ لفظ جو ہے اس طرح سے ان کے دل پہ گھر کیا کہ غریبوں کی مدد کی ان پیسوں کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسانیت کی مدد کے لیے انہوں نے جو ہے ایک بڑا حصہ اپنی جگہ کا، اپنی پراپرٹی کا، یعنی تقریباً 700 مربع کے قریب انہوں نے وقف کی نانک صاحب کو۔ اب سچا سودا جو لفظ یوز کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ ایک گردوارہ بھی ہے جسے سچا سودا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے انسانیت کی مدد کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نانک صاحب کو بہت ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو جب رائے بلال بھٹی صاحب جو ہیں ان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے، جو کہ سکھ ازم کے لیے اور سکھ کمیونٹی کے لیے جن کو مانتے ہیں نانک صاحب کو، ان کے آپس میں رشتے کو دیکھتے ہوئے ان کی ایک مصنوعی پہاڑی تیار کی گئی مٹی کی، اور اس مصنوعی پہاڑی کے اوپر آپ نے دیکھا بھی ارد گرد پہ تقریباً ایک چھوٹا سا پارک بھی بنایا گیا ہے۔ سیڑھیاں بھی خاص طور پہ بنائی گئی ہے جنہیں چڑھ کے چند درجن سیڑھیوں کو چڑھنے کے بعد جو ہے آپ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، اور وہاں پہ موجود ایک گنبد نما مزار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس گنبد نما مزار کے اندر رائے بلال بھٹی صاحب کی قبر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اب اس قبر کو دیکھنے کے لیے اس قبرستان میں ہر سال ہزاروں سکھ یاتری بھی جو کہ گردوارہ آتے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ یہاں پہ بھی وزٹ کرتے ہیں اور رائے بلال بھٹی کی قبر کو بھی دیکھ کے جاتے ہیں، ان کے مزار کو بھی دیکھ کے جاتے ہیں۔ بہت عقیدت اور احترام رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ان سے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بابا نانک کے ساتھ ان کا جو کنیکشن تھا اور جو محبت تھی، جو پیار تھا، وہ ناقابل فراموش تھا، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ آج بھی ان کے مزار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر ننکانہ صاحب گئے ہوں اور آپ نے بھی اس مزار کو دیکھا ہو تو لازمی طور پہ کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو میں لازمی طور پہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو، کیونکہ آپ میں سے کسی کا بھی ننکانہ صاحب اگر جانا ہوتا ہے تو لازمی طور پہ جا کے دیکھیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔